गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा सीडीपी का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियसली हम एक लेक्चर सीडीपी का ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बेसिक आइडिया लिया था कि सीडीपी के चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद हमने डिफरेंट टर्म्स देखी थी, जैसे कि मैच्योरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट। हमने ये सारी टर्म्स के बारे में बात करी थी। ऑल्सो हमने बात करी थी कि कैसे डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव होती है, ऑर्डर में चलती है और कैसे हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद हमने बात करी थी कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है और हमने डिफरेंट उसकी टाइप्स पढ़ी थी, जो कि थी फिज़िकल, कॉग्निटिव और इमोशनल, सोशल। और उसके बाद हमने एक ब्रॉड आइडिया लिया था कि फ़िज़िकल के अंदर कैसी चीज़ें आती हैं, कॉग्निटिव के अंदर क्या क्या हैं, सोशल के अंदर क्या क्या हैं और इमोशनल के अंदर क्या है। उसके बाद हमने चैप्टर को कंक्लूड करा था बाय नोइंग द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल्सो हमने देखा था एंड में कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो लास्ट लेक्चर हमने इस चीज़ पे ख़त्म करा था। आज हमारा सीडीपी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम वेरियस चीज़ें देखेंगे। आज का लेक्चर इन ए वे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आज से मेन जो सीडीपी के लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। आज से हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं सीडीपी के। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या करना है। आज के हमारे 2 मेन टॉपिक्स हैं सीडीपी के, जो कि हैं एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। और ये दोनों ही लेक्चर्स, दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हाई रहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब कोई भी डेवलपमेंट है, कोई भी चाइल्ड है, ऑफकोर्स वो एक स्टेज में डेवलप करेगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से हाई रेट पे डेवलपमेंट उसकी हो जाएगी, एकदम से वो फर्स्ट स्टेप पे लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। डेवलपमेंट इज़ अ स्लो प्रोसीजर, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से, किस स्टेजेस में डेवलपमेंट जो है वो टेक प्लेस कर रही है। तो जो हमारी कॉन्सेप्ट है चाइल्डहुड का, वो काफ़ी एक स्टेज में चलता है। जैसे कि हम मेन जो है इसमें हम 4 स्टेजेस मान के चलते हैं, जो कि है इन्फेंसी, उसके बाद है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड एंड इवेंचुअली हमारा अडोलेसेंस। ये हम मेन 4 स्टेजेस मान के चलते हैं और अडोलेसेंस तक हम एक चाइल्ड डेवलपमेंट का एंड मान लेते हैं कि ये मेन 4 स्टेजेस में एक चाइल्ड जो है आफ्टर अडोलेसेंस, तो ऑफकोर्स अ चाइल्ड इज़ नॉट ए चाइल्ड एनी मोर, सो वो हम 4 स्टेजेस में ही उसको कवर अप कर देते हैं। अब इसके आगे आप कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे, ये एजेस हैं बेसिकली। जो इन्फेंसी का स्टेज है वो हम 0 to 2 ईयर्स लेके चलते हैं, और वेयर एज जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 to 6 ईयर्स लेके चलते हैं। और फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड जो है वो 6 to 12 ईयर्स, और इवेंचुअली हमारा जो अडोलेसेंस है वो 12+ ईयर्स, टिल हम उसको 18 तक मान के चलते हैं। अब जो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच का टाइम पीरियड है, जिसमें से पिछली बार क्वेश्चन आया था, उसको हम मिडल चाइल्डहुड बोलते हैं। इसके एज हम यूजुअली इनके बीच के साल वो ले लेते हैं, जैसे कि आप 4 to 8 ले लो या फिर 4 to 9 ले लो, तो वो ईयर्स इसके बीच के ईयर्स माने जाते हैं, जिसमें कि हम मिडल चाइल्डहुड कंक्लूड करते हैं। अब हम एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है कि किस स्टेज में क्या हो रहा है। बेसिकली ब्रॉड आइडिया तो आपको है ही कि कौन सी स्टेज में क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी स्टेज आती है वो है इन्फेंसी। अब इन्फेंसी जो है वो 0 to 2 ईयर्स हम मानते हैं कि एक चाइल्ड जो है इन्फेंट होता है उस टाइम पे। अब इस 2 सालों के एज में इतना आपको आइडिया है कि जो लैंग्वेज है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बच्चा बेसिक कम्युनिकेशन सीख जाता है कि अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो बोलने लग जाता है, ठीक है। प्लस चलने लग जाता है, वो बोलने लग जाता है वो। और ये जो 0 to 2 ईयर्स होते हैं, इसमें आपको फास्टेस्ट ग्रोथ दिखती है बिकॉज बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 2 ईयर्स तक हमने देखा है कि बहुत मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एक चाइल्ड के अंदर। तो इन्फेंसी को जो है वो फास्टेस्ट ग्रोथ पीरियड माना जाता है। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड यूजुअली 2 to 6 ईयर्स हम लेके चलते हैं। अब इसमें बच्चे को इतना पता लगने लग जाता है कि प्रेफरेंस क्या है उसकी, लेफ़्ट या राइट। अब इतना क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो आपको इतना दिखना शुरू हो जाता है कि बच्चा बेसिक चीज़ों के लिए, लिखने के लिए या बेसिक चीज़ों के लिए अपना राइट यूज़ कर रहा है या लेफ़्ट यूज़ कर रहा है। तो आपको उसकी प्रेफरेंस पता लग जाती है राइट और लेफ़्ट में।
टॉय एज होती है मोस्टली, जिस एज में टॉयज़ से खेलते हैं, प्री स्कूल एज होती है, और क्वेश्चनिंग एज होती है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस एज में क्वेश्चंस पूछते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है, तो वो डिफरेंट चीज़ें मांगते हैं इन चीज़ों में। और फास्टेस्ट फिज़िकल ग्रोथ मानी जाती है, बिकॉज आप देखते हो कि 2 to 6 ईयर्स में ऑफकोर्स हाइट में गेन आता है, बच्चा वेट पुट ऑन करता है, तो फिज़िकल ग्रोथ के लिए ये एक स्टेज मानी जाती है। सेल्फ सेंट्रिक से क्या मतलब है, बच्चा बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होता है, एज इन अगर उसे वो टॉय चाहिए तो वो चाहिए, कोई भी चीज़ है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोच के चलता है। सेल्फ सेंट्रिक, वो इतना ज़्यादा उसमें अभी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई होती कि वो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर सके। उसकी जो भी चॉइसेस होती हैं वो काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक होती हैं, उसे बस अपने से मतलब होता है कि हाँ मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो वो मुझे चाहिए। तो ये स्टेज थोड़ी सी जो है वो सेल्फ सेंट्रिक मानी जाती है, और थोड़ा सा ये सेंसिटिव पीरियड माना जाता है फॉर लैंग्वेज के लिए, कि बच्चा कैसे शब्दों को सीख रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, और प्लस इस एज में बच्चा सोशलाइज करना सीख जाता है। वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मेरे नेबर्स हैं, तो वो सोशलाइजेशन की एज इसमें मानी जाती है, जिसमें कि बच्चा डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है कि क्या मेरी नीड्स हैं और क्या मेरे लोग आसपास के कैसे हैं, मुझे मतलब किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बच्चा सोशलाइज़ करना सीख जाता है, और सिंबॉलिक एज इसे बोला जाता है। बच्चा सिंबल से चीज़ें संभालने आपको समझाने लग जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, तो आपको उसकी सिंबॉलिक एज इससे माना जाता है कि आपको समझ आने लग जाता है। तो फर्स्ट थी इन्फेंसी, जिसमें कि हमने पढ़ा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, बच्चा चल रहा है, बोल रहा है और ग्रोथ हो रही है। दूसरी थी अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 to 6 ईयर्स है, जिसमें कि उसको प्रेफरेंस आपको पता लग गई है उसके लेफ़्ट राइट। प्री स्कूल एज है, टॉय एज है, ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन एज है। उसके बाद बच्चा एक सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच में है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है लेटर चाइल्डहुड, जो कि है 6 to 12 ईयर्स वाला एज ग्रुप। अब ये थोड़ा सा ट्रबलसम एज होती है, बिकॉज इसमें अब बच्चे को ना काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो जाती है। तो ये थोड़ी सी ट्रबलसम एज है, थोड़ा सा बच्चा ज़िद करता है इस टाइम पे, एंड थोड़ा सा जो चाइल्ड है वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, और इसे हम एलिमेंट्री स्कूल एज मानते हैं। मतलब कि बच्चा बेसिक अब 6 to 12 ईयर्स का एज ग्रुप है, तो ऑफ कोर्स वो एक नॉर्मल स्कूल लाइफ में घुस चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो ऐसी क्लासेस में जा चुका है। इस एज को हम गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। बाय दैट मीन्स कि वो फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करता है, उसकी एक अपनी कंपनी होनी शुरू हो जाती है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स जो उसको अभी तक तो जो इसके अर्ली वाला जो अर्ली चाइल्ड था उसमें तो फ्रेंडशिप्स का मीनिंग उस चाइल्ड को नहीं पता होता है। बट अगर आप एक 6 to 12 ईयर्स वाले चाइल्ड को मिलेंगे तो उसे पता है कि ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरा फ्रेंड नहीं है। क्रिएटिव पोटेंशियल को वो अपने देखने लग जाता है कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, और इस एज को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सूडो मैच्योरिटी माना जाता है। बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वो मैच्योर हो गया है, लेकिन इवेंचुअली ऑफ कोर्स मैच्योरिटी उस टाइम पे इतनी नहीं है, बट बच्चा ऐसा मानने लग जाता है कि आई एम मैच्योर इनफ टू टेक माई डिसीजंस, और ये काफ़ी ज़्यादा सूडो मैच्योरिटी का इसीलिए इसे टाइम पीरियड माना जाता है। इन अब ये वाला एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ, जो अर्ली चाइल्डहुड है डैश जो ग्रोथ है वो क्या है, स्टेडी है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। अर्ली चाइल्डहुड में मैंने क्या बताया आपको, फिज़िकल ग्रोथ है, फिज़िकल फीचर्स में, लेकिन ग्रोथ क्या है, स्टेडी है, काफ़ी हद तक तेज़ चल रही है। और मिडल चाइल्डहुड में ग्रोथ क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, एंड थिंकिंग जो है वो लॉजिकल हो जाती है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन था कि इन अर्ली चाइल्डहुड जो ग्रोथ है वो क्या है, तो आंसर था फर्स्ट वाले में स्टेडी, कि तेज़ी से चल रही है जैसे हमने डिस्कस करा। और जो फिर मिडिल चाइल्डहुड में जब बच्चा आ जाता है तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, और थिंकिंग जो है वो लॉजिकल होने लग जाती है। अब चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो ब्रिज जोन है, जिसको हम ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं, वही तो हमारा एडोलेसेंस है। एडोलेसेंस को एक थ्रेश होल्ड पीरियड माना जाता है, बिकॉज ये मोस्ट चेंजेस लेके आता है। अब चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड का सफ़र एक मिडल इसमें पाथवे है जो कि एडोलेसेंस का है, और वहीं पे हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट का हम एक फुल स्टॉप मानते हैं कि एक चाइल्ड फुल्ली डेवलप कर जाता है, बिकॉज इवेंचुअली तो फिर वो डेवलपमेंट तो चलती रहती है, लेकिन वो फिर एडल्टहुड के अंदर डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो ब्रिज है एडोलेसेंस, ये भी पूछा गया था कि एडोलेसेंस को कौन सा पीरियड माना जाता है, तो वो एक ट्रांजिशनल पीरियड है,
वो एक थ्रेश होल्ड पीरियड है या फिर वो एक ब्रिज पीरियड है। ये तीनों टर्म्स यूज़ करी जाती हैं कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच में जो एडोलेसेंस का एज ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं। अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंस हमें पता है कि 12+ ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक हम मानते हैं, और सबसे ज़्यादा इसे हम क्रिटिकल स्टेज मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। फिज़िकल चेंजेस भी हो रहे हैं, कॉग्निटिव चेंजेस भी हो रहे हैं, सोशल इमोशनल चेंजेस भी हो रहे हैं। तो एवरी एस्पेक्ट जो हमने बात करी थी कि डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है, तो हर तरफ से चेंजेस हो रहे हैं। दैट कुड बी फिजिकल, दैट कुड बी कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। अब ऑफ कोर्स एडोलेसेंस जो होती है वो एक एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मानी जाती है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। ट्रांजिशनल फेज इसको बोला जाता है, ब्रिज पीरियड इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये ना जो टाइम पीरियड है ना, इसको ईगो सेंट्रिज्म टाइम पीरियड बोला जाता है, बिकॉज इस टाइम पे जो चाइल्ड है ना वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। उसे ऐसा लगता है कि वो जो डिसीजंस बना रहा है, वो जो चीज़ें सोच रहा है वही करेक्ट है और वही पूरी दुनिया है। तो उसे ना अपने आप में वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ होता है, ये कन्फ्यूजन पीरियड माना जाता है बहुत ज़्यादा। मोस्टली क्वेश्चंस भी एडोलेसेंस एज पे ही आते हैं, क्योंकि इस पीरियड में ना बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा होता है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आ रही होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है वो, और अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और एक इमर्जेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटी भी आ रही होती है कि मैं सबको लीड करूं और मेरी ही बात ज़्यादा मानी जाए, हीरो वर्शिप। यूजुअली बच्चे इस टाइम पे किसी ना किसी को आइडलाइज़ करने लग जाते हैं, उनकी किसी न किसी चीज़ के लिए वो फ़ैन फॉलोइंग दिखाने लग जाते हैं। तो ये बेसिकली हीरो वर्शिप का भी टाइम पीरियड माना जाता है। ग्रोथ का तो स्पर्ट पीरियड है ही है, बिकॉज ग्रोथ तो इस टाइम पे हाईएस्ट है, हाइट बढ़ रही है, डिफरेंट आपकी स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो फिज़िकल ग्रोथ के लिए तो ये एक स्पर्ट पीरियड माना जाता है। और एक पर्सनल फेबल बहुत ज़्यादा है। पर्सनल फेबल मतलब अपने ही अंदर वो बंदा उलझा पड़ा है, अपने ही अंदर, अपने ही थॉट्स के अंदर ओवर थिंकिंग कर करके बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है और उसको हर जगह पे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आने लग जाती है, बिकॉज वो ओवर थिंक कर रहा है एक बेसिक चीज़ों को भी। इसको स्टेज ऑफ अनरियलिज्म मानते हैं, बिकॉज बच्चा ना बहुत ज़्यादा अनरियल चीज़ों में बिलीव करने लग जाता है। एंड ऑफ कोर्स आइडेंटिटी क्राइसिस इस वे में आते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस वो चाहने लग जाता है। उसे चाहिए होता है कि मैं अकेला बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ। तो वो फीलिंग्स ऑफ रिवोल्ट में ही हमेशा रहता है, एलिनेशन में रहता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, और मुझे पर्सनल स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है कि इस टाइम पे जो चाइल्ड है वो अपनी स्पेस को लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है कि उसकी पर्सनल स्पेस के अंदर कोई एंटर ना करे। तो एडोलेसेंस का टाइम पीरियड इस तरीके से माना जाता है। एरिक्सन ने बोला था कि जो इस टाइम पे है वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एडोलेसेंस ईगो सेंट्रिज्म में बोल देता है। और WHO के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंस की एज है वो 10 to 19 ईयर्स मानी जाती है। ये नोट्स इस तरीके से बने हुए हैं कि अगर सिर्फ आप लोग इन बातों को सुन लेंगे और इस लेक्चर के बाद मतलब अगले दिन या फिर थोड़े घंटों बाद इनकी सिर्फ एक रीडिंग ले लेंगे तो ये टॉपिक्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही प्रीसाइज नोट्स बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा आपको याद करने की प्रॉब्लम ना आए, और ये प्रॉब्लम ना आए कि हर चीज़ को नोट डाउन कैसे करें। नोट डाउन आपको कराया मिल रहा है तो उसको सिर्फ आपको रीड करना है क्लास के बाद। अगर सिर्फ ये क्लास सुन ली है और उसके बाद इन नोट्स को रीड कर लिया है, दैट विल बी मोर देन इनफ, बिकॉज अभी पेपर में टाइम है। उसके बाद इवेंचुअली क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे, डिफरेंट बुक से भी आप क्वेश्चन रेफ़र कर सकते हैं, तो आपके अपने आप प्रैक्टिस इवेंचुअली हो जाएगी। CDP एज अ सब्जेक्ट मोर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, रादर देन कि हम इस पे रोट लर्निंग करें और हम इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि इसको रट्टा मारना है। मोर ऑफ ए अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है। बट एज आई सेड इन द अर्लियर क्लास कि इसमें से ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अभी सुनने में सब चीज़ें बहुत ईजी लग रही हैं बिकॉज मैं उस तरीके से आपको बोल रही हूँ, बट आपको जितने एटलीस्ट नोट्स में चीज़ें लिखी हैं उन्हें बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा ताकि पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए वो आपके लिए ईजी टू टैकल। अब यहाँ तक हमने पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी, जिसमें कि हमने 4 मेन स्टेजेस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वाज इन्फेंसी, सेकंड वाज अर्ली चाइल्डहुड, देन वाज लेटर चाइल्डहुड एंड देन वाज एडोलेसेंस।
अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मिडल चाइल्डहुड। उसके बाद हमने देखा कि इन्फेंसी में क्या चीज़ें हैं, जो कि 0 to 2 ईयर्स था। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स, उसमें क्या चेंजेस आए, और लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, उसमें क्या चेंजेस आए। फिर हमने ये देखा कि जो एडोलेसेंस है वो एक ब्रिज, ट्रांजिशनल या फिर एक थ्रेशहोल्ड पीरियड माना जाता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, और जिसमें कि मैक्सिमम चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत सारे चेंजेस बताए कि कैसे वो एक क्रिटिकल स्टेज है, कैसे उसमें फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, कैसे वो स्ट्रेस का पीरियड है, कैसे वो पर्सनल फेबल का पीरियड है, कैसे वो पर्सनल स्पेस को लेके ओवर प्रोटेक्टिव है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, फीलिंग्स ऑफ रिवोल्ट हैं, एक हीरो वर्शिप है। ठीक है, उसके बाद एक एडोलेसेंस ईगो सेंट्रिज्म आ गई है चाइल्ड के अंदर, एक लीडरशिप पर्सनैलिटी कैसे ग्रो हो रही है। प्लस WHO के अकॉर्डिंग इसको 10 to 19 ईयर्स माना गया है अगर क्वेश्चन में। वैसे जो एडोलेसेंस का पीरियड है उसको हम 12 to 18 ईयर्स मान के चलते हैं। ये था हमारा टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन इसमें से कैसे आते हैं, बेसिकली आपको एक फीचर दे दिया जाएगा कि ये कौन से पीरियड के बारे में बात करी जा रही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फेंसी का है, अर्ली चाइल्डहुड का है, मिडिल का है। तो आपको जो इसके नीचे लिखी गई चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से रीड कर लेनी है और उसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी है कि किस में कौन सी चीज़ आ रही है। सेकेंडली, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं कि 4 आपको स्टेजेस दे दी और 4 चीज़ें आपको साइड पे दे दी, तो वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो बेसिक आइडिया इज़ कि जो इनके नीचे चीज़ें लिखी गई हैं उनको ध्यान से रीड आउट कर लो। सेकेंडली, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, कोई भी प्रोसीजर अगर आ जाता है, वो चाहे डेवलपमेंट है, चाहे सोशलाइजेशन है, चाहे मैच्योरेशन है, ये कोई भी एक सिंपल प्रोसीजर नहीं होता है। ऑल आर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं। सपोज़ आपको 2 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, बोथ आर ट्रू या नन इज़ ट्रू। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि डेवलपमेंट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर, तो वो अपने आप में ही गलत स्टेटमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन हो, मैच्योरेशन हो, ग्रोथ हो, ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, कोई भी इनमें सिंपल प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट इन द टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? एनी डाउट? अगर कोई भी है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लीव कर सकते हैं। सेकेंडली, नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से ही मोस्ट उलझे हुए क्वेश्चन आते हैं। मेनली तो स्टेटमेंट्स आती हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात है कि अगर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का नंबर पूछा जाता है तो 8, दैट देयर आर 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन अभी जो हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे वो हम 8 से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वैसे अगर क्वेश्चन ऐसे वैसे आएगा नहीं कि टाइप कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, पर इन केस आ जाता है तो आप 8 मार्क कर सकते हैं। इवेंचुअली अभी जितने हम प्रिंसिपल्स करेंगे वो 8 से थोड़े से ज़्यादा होंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सारे प्रिंसिपल्स आज नहीं भी होंगे तो थोड़े से प्रिंसिपल्स हम कल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कवर कर चुके हैं आज के लिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आज मैं आपको देखते हैं हम कितने प्रिंसिपल्स कर पाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड मॉडिफिएबल। अब इसका क्या मतलब, ये हमने कल भी डिस्कस करा था कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड के बाद इसका फुल स्टॉप आ जाता है कि अब बच्चा मैच्योर हो गया है या फिर अब कोई चीज़ आ गई है तो अब मैक्सिमम इसकी फ़िज़िकल ग्रोथ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, ये चलता रहता है। ठीक है, अनटिल वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ लेंथ पे नहीं पहुंच जाता। जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड मॉडिफिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है और ये चलता रहता है। क्लियर, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर। सेकंड प्रिंसिपल ये बोलता है कि रेट ऑफ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो रेट है ग्रोथ और डेवलपमेंट का वो यूनिफॉर्म नहीं है। पहली बात तो पैटर्न सेम हो सकता है, जैसे कि मैंने कल बताया कि मिल्क टीथ पहले आ रहे हैं फिर परमानेंट टीथ आ रहे हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ का पैटर्न सेम हो सकता है कि पहले क्या चीज़ आ रही है बाद में क्या चीज़ आ रही है, लेकिन रेट सेम नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि किसी की उम्र अगर
एक सर्टेन एज है और उसको वो चीज़ जब आ रही है तो सेकंड चाइल्ड को भी वो तभी आएगी। सबका टाइम पीरियड अलग होता है, सबका रेट डिफरेंट होता है। बॉयज़ गर्ल्स का भी डिफरेंट रेट होता है, बॉय बॉय का भी डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ है, गर्ल गर्ल का भी डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ है। तो अब हर बॉडी पार्ट का अपना एक लेवल है ग्रोथ का, अपना एक टाइम पीरियड है ग्रोथ के बढ़ने का। तो सबका एक डिफरेंट चलता है। तो जो कि डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, एज आई सेड पैटर्न सेम हो सकता है। यही आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पैटर्न सेम है कि नहीं, यस पैटर्न कैन बी सेम, लेकिन रेट कभी भी सेम नहीं होता। सब अपनी गति से चलते हैं, अपने पैटर्न अपने रेट में चलते हैं, किसी का भी वो सेम टाइम पीरियड नहीं हो सकता। एवरी इंडिविजुअल, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इवन ट्विन्स, इवन द केस ऑफ ट्विन्स द रेट इज़ डिफरेंट, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। तो एवरी इंडिविजुअल का जो है वो डिफरेंट रेट पे चलता है। थर्ड प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ऑफ कोर्स हर इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो हर इंडिविजुअल का जब डिफरेंट है तो हर जो ग्रोथ है वो यूनिक होगी, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होंगे वैसे वैसे उनका रिस्पॉन्ड होगा। तो हर इंडिविजुअल को हम एज ए डिफरेंट इंडिविजुअल मान के चलते हैं, हर चाइल्ड को हम डिफरेंट चाइल्ड मान के चलते हैं कि उन सबका यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है ग्रोथ, यूनिक होती है। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है ना, वो एक्सपीरियंसेस पर बहुत मैटर करता है। किसी को कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ में, दूसरे को कैसा मिलेगा, और जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं वैसा ही रिस्पॉन्ड रेट होता है, जैसे एक्सपीरियंसेस वैसे ही बच्चा आगे रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। एज आई साइड कि पैटर्न सेम हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल वही है कि मिल्क टीथ विल कम बिफोर एनी नॉल, वो सबके लिए सेम ही है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ चलेगा किसी के लिए कुछ चलेगा। तो पैटर्न सेम बट रेट इज़ डिफरेंट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। वेरियस जो डायमेंशंस होती हैं ना, जैसे कि सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सब आपस में डिपेंडेंट होती हैं और इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर किसी का बच्चे का जो सोशल इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है तो वो डेवलपमेंट पे असर डालेगा। अगर किसी का जो फिज़िकल ग्रोथ है वो साथ नहीं दे रही है, फिज़िकल कई बच्चों की ग्रोथ लेट होती है, तो ऑफकोर्स वो डेवलपमेंट में फ़र्क डालेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है, प्लस आपस में इंटर डिपेंडेंट है। अगर एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी चीज़ में आनी ही है प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, इंटर डिपेंडेंट है, इंटर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज जो है ना वो कंबाइंड इन फॉर्म टू होल होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ तो उसमें मेरे आईज़ का, हैंड्स का, बहुत सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेशन लग रही है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लिख रही हूँ तो उसमें मेरे फिंगर्स का ही काम आ रहा है, उसमें मेरे आईज़ का, उसमें मेरे कॉग्निटिव स्किल्स का। तो एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलकर वो चीज़ को होल बनाती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, इंटीग्रेशन मतलब क्योंकि हम बहुत सारे, एकीकरण होना के मात्रा दोष मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का मिलकर एक एक्टिविटी को पूर्ण चढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, इसीलिए हम इन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं बिता रहे हैं, क्योंकि ये मैंने आपको कितनी बार बताया कि डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्ट करी जा सकती है। हमें पता है कि वो कब कैसे डेवलप करेगा, हमें पता है कि हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस एज में ये चीज़ हो सकती है, इस एज में ये चीज़ होना लाजमी है। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट को जो है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक चाइल्ड अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है स्पोर्ट्स में तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये बड़ा होकर शायद स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशन बना ले। या एक चाइल्ड बहुत ज़्यादा मैथ्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अच्छा ये बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ मैथ्स के सवाल कर रहा है, मतलब उसको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। साइंस में वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब साइंस में वो बच्चा वीक हो सकता है। तो सर्टन थिंग्स को देख के हम सर्टन प्रिडिक्शंस बना सकते हैं कि यस ये चीज़ में ये चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली एवरी PYQ इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो ये वाले प्रिंसिपल पे मैं अभी छोड़ दूँगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है सिंपल सा ही, कुछ भी नहीं है, लेकिन उन टर्म्स को मैं भी कन्फ्यूजन नहीं करूँगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एटलीस्ट आप लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, कुछ भी नहीं है, हार्डली आपको 40 मिनट्स भी नहीं लगेंगे अगर आप दोनों लेक्चर्स को कंबाइन रिवीजन दोगे
अगर आप लोगों ने ध्यान से सुन लिए हैं, दोनों बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, दोनों पे कुछ भी रट्टे मारने वाला नहीं है, कुछ भी लिखने वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्या ही हो गया अचानक से। बहुत ही सिंपल तरीके से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कवर कराया गया है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग एटलीस्ट लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को रिवाइज़ कर लें। जब ये दोनों लेक्चर्स रिवाइज़ हो जाएं तभी लेक्चर 3 को स्टार्ट करें, और जब लेक्चर 3 को हम स्टार्ट करेंगे तब हम फिर ये यहाँ से शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। हार्डली 3-4 प्रिंसिपल्स और रह गए हैं, तो उन 3-4 प्रिंसिपल्स को हम पढ़ के फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा सोशलाइजेशन टॉपिक, हम करेंगे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आई रिक्वेस्ट कि पहले 2 लेक्चर्स, लेक्चर 3 में पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का एक हम क्विक रिवीजन कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लेक्चर 3 से प्रोसीड करेंगे। सीडीपी में हार्डली 15-20 लेक्चर्स लगेंगे अगर हम पूरा थ्योरी को भी पढ़ लें और डिफरेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लें। उसके बाद तो प्रैक्टिस है, जितने मर्जी क्वेश्चंस की कर लो। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप लोग साथ के साथ रिवीजन करेंगे तो बेटर है। अगर इकट्ठा 20 लेक्चर्स को, 25 लेक्चर्स को देखेंगे तो ऑफकोर्स फिर वो आपको घबराहट डालने के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो इट्स बेटर कि साथ के साथ रिवाइज़ करते रहें। बहुत सिंपल थे अभी तक तो। आई थिंक पहले 2 लेक्चर्स में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करे। तो पहले 2 लेक्चर्स को प्लीज़ अच्छे से कर लें, फिर हम लोग लेक्चर 3 से नेक्स्ट आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। ये थी आज का लेक्चर 2, जिसमें हमने स्टेजेस और काफ़ी हद तक हमने प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।